रजनी की नज़रें एक साधु से लड़ गई। वह साधु साधु नहीं था, स्वाद था। जवानी दीवानी होती है। रजनी भी जवान थी, खूबसूरत थी और उसकी इसी खूबसूरती पर साधु भी रीझ गया था। साधु की झोपड़ी गांव से काफ़ी दूर थी। उसकी झोपड़ी के करीब ही एक नदी बहती थी। रजनी हर रोज़ देर रात में, जब पूरा गांव नींद के आगोश में समाया होता था, चुपचाप उठकर साधु की झोपड़ी में चली जाती और कई घंटे वहां रात बिता कर लौटती थी। रजनी और साधु का यह प्रेम मिलन महीनों तक चलता रहा। किसी को इसकी खबर नहीं थी। वह जानती थी कि उसकी इस हरकत का शायद किसी को भी पता नहीं था, क्योंकि यदि पता होता तो कहीं ना कोई तो उसे कुछ कहता ही या कोई रोक टोक करता। रजनी और साधु की यह रासलीला चलती रही। वह गांव में भिक्षा मांगने आता था, मगर कुछ कहना होता वहीं पर कह जाता। उसका खाना वह स्वयं ले जाया करती थी, उसे स्वयं हाथों से खिलाती थी। रजनी तो साधु के मुंह में बंधी हुई थी, लेकिन उसके घर वालों ने उसकी शादी तय कर दी। हो सकता है कि उन्हें रजनी और साधु के मिलन पर कोई शक हो गया हो या किसी ने उसकी शिकायत कर दी हो। उस साधु से रजनी का प्रण छुड़वाने का कोई और तरीका नहीं था। यह सबसे अच्छा तरीका था कि विवाह होने के बाद वह अपने ससुराल चली जाएगी और उनका मिलना बंद हो जाएगा। रजनी की शादी हो गई। 2-4 दिन बाद जब वह अपने ससुराल में वापस आई तो साधु के पास गई। साधु ने रजनी को कई झाड़ लगाए और काफ़ी बुरा भला भी कहा। उसको साधु ने यहाँ तक कहा कि अपने पति को छोड़कर क्यों नहीं आ गई। जैसे तैसे रजनी ने अपने प्रेमी को खुश किया। मर्द तिरिया चरित्र के आगे तो मात ही खा जाता है, तो वह भी खा गया। रजनी का फिर वही क्रम चालू हो गया। कुछ दिनों बाद उसके ससुराल से उसका पति उसे विदा कराने आ गया। उसके पति राकेश के साथ उसके परिवार के और भी लोग थे, उसके मित्र भी थे। रात में काफ़ी देर तक खाने पीने का क्रम चलता रहा। रजनी को रात में 12 बजे के बाद समय मिला, तब वह अपने प्रेमी का खाना लेकर चल दी। जब वह घर से बाहर जा रही थी, उस समय उसका पति राकेश जाग रहा था। उसने तब किसी को आधी रात के समय जाते देखा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ और वह भी उठकर उसके पीछे पीछे चल दिया। रजनी काफ़ी तेज चाल चलती हुई उस साधु की झोपड़ी पर पहुंची। रजनी ने खाना रख दिया। तू अब तक कहाँ थी? मैं भूखा मर रहा हूँ। तेरी राह देखते देखते मेरी आंख भी पथरा गई। देर हो जाने की वजह से साधु रजनी को तेज स्वर में डांटने लगा। रजनी ने कहा, आज मेरे ससुराल वाले मुझे लिवाने आए हैं, इसी वजह से देर हो गई है। साधु ने उसे 2-3 झापड़ और खींच दिए और कहा, तू तो चली जाएगी, उसके बाद मेरा क्या होगा? उसने कहा, मेरे अंदर ज्वाला दहक रही है, तुम फिक्र क्यों कर रहे हो? तुम कल रात मत जाना। साधु ने कहा, परसों चली जाना, तुम्हारे बिना मैं कैसे रहूँगा? फिक्र ना करो। रजनी ने कहा, यदि संभव हुआ तो मैं कल तक रुक जाऊंगी और उसके बाद यदि मैं ज़्यादा दिन तक ना आ पाई तो तुम वहाँ आ जाना। मैं किसी न किसी बहाने तुमसे मिलने आती रहूँगी, यही ठीक रहेगा। साधु ने कहा, मैं वहीं आ जाऊँगा, फिर तुम्हें यहाँ आना नहीं पड़ेगा और हमारा मिलन होता रहेगा। राकेश झोपड़ी के पीछे खड़ा हुआ सब सुन रहा था, सब देख रहा था। उसकी आंखों में खून उतर आया था। उसके जी में आ रहा था कि उसी समय उन दोनों को जान से मार दे, मगर ना जाने क्या सोचकर वहाँ से चला गया और चुपचाप अपने बिस्तर पर लेट गया। दूसरे दिन राकेश ने जानबूझकर जाने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। यह जानकर कि जाने का प्रोग्राम कैंसिल हो गया, रजनी बहुत खुश हुई, लेकिन उसने अपनी प्रसन्नता पति पर या घर के किसी अन्य सदस्य पर जाहिर नहीं होने दी। दूसरे दिन रात में भोजन करने के बाद राकेश चुपचाप वहाँ से चला गया। वह वहाँ से तेज तेज चलता हुआ साधु की झोपड़ी पर आया। उसने वहाँ जाकर साधु के 2 टुकड़े कर डाले और फिर वहीं पर खड़े एक पेड़ पर चढ़ गया। वह अपने आप को पत्तों से छुपाए हुए था। करीब 1 घंटे बाद उसकी पत्नी रजनी वहाँ आ गई और वह हाथ में साधु के लिए भोजन लिए हुई थी। उसने दुल्हन की तरह श्रृंगार कर रखा था। रजनी शंकर की झोपड़ी में पहुंची। उसने वहां जाकर साधु शंकर के 2 टुकड़े देखे। साधु की यह हालत देखकर रजनी की जो हालत हुई वह देखने लायक थी। उसने वहीं पास में पड़ा हुआ गंडासा उठा लिया था
और नदी किनारे पर इधर से उधर तक दौड़ती फिर रही थी। निश्चिंत था कि यदि साधु का कत्ल करने वाला उसे मिल जाता तो वो उसके टुकड़े टुकड़े कर डालती। प्रेम और विरह की अग्नि में उसके तन बदन में आग लग रही थी। उसने नदी के किनारे पर इधर से उधर कई चक्कर काटे और जब कोई नजर न आया तो गंडासे को वहीं पर डालकर लकड़ी इकट्ठा करने लगी। कुछ लकड़ियों तो उसकी झोपड़ी में ही थी, कुछ को और इकट्ठी की और फिर उसके सिर को धड़ से जोड़कर उसने धुने की आग से उसमें आग लगा दी। उसका पति थके कदमों से अपने घर की ओर नीचे उतरा और वापस जल्दी जाकर अपने बिस्तर पर लेट गया। कुछ देर बाद नींद ने उसे अपनी आगोश में ले लिया। रजनी भी आकर अपनी चारपाई पर लेट गई। वह पूरी रात एक मिनट भी ना सो सकी। अपने प्रेमी साधु की यादों में पूरी तरह आंसू बहाती रही। सुबह उठकर प्रतिदिन की आवश्यक कार्यों को निपटाकर तैयार हो गई अपनी ससुराल जाने के लिए। यह सत्य है कि नारी का एक हृदय सागर की तरह विशाल और गहरा होता है। उसमें ना जाने क्या क्या समा सकता है। उसके चेहरे पर रात की घटना की जरा सी भी परछाई नहीं थी। चेहरे पर किसी तरह की कोई सिकन नहीं थी। राकेश ने भी कमाल का काम किया था। उसने रात की घटना को किसी से भी नहीं बताया था और उसने अपनी पत्नी को भी माफ़ कर दिया था कि जीवन में गलती किससे नहीं होती। गलती को यदि माफ़ ना किया जाए तो गलती करने वाला गलती और भी करता चला जाता है। शायद राकेश ने रजनी को इसलिए भी माफ़ कर दिया होगा क्योंकि उसने उसका काम ही तमाम कर दिया था और उसने उस औरत को भी माफ़ कर दिया जिसे उसने गैर की बाहों में देख लिया था, जिसे वह जानता था कि वह बदचलन है। खैर, राकेश रजनी को अपने घर ले आया और वह उसे उसी तरह ईमानदारी से प्यार करता रहा जैसे कि लोग अपनी पत्नियों को प्यार करते हैं। काफ़ी समय बीत गया, उनके बीच किसी किस्म की कोई बात नहीं हुई। एक दिन रजनी और राकेश दोनों बाहर बैठे हुए थे। राकेश भोजन कर रहा था। राकेश रजनी को संबोधित करते हुए, रजनी जरा एक गिलास पानी ले आना। अंदर कैसे जाऊं? डर लगता है। राकेश को हंसी आ गई। क्या बात है? रजनी ने कहा। तुम हंस क्यों रहे हो? हंसी इस बात पर आ रही है, राकेश ने कहा, तुम्हें अंदर घर में से गिलास लाते हुए डर लग रहा है और उस समय डर नहीं लग रहा था जब तुम आधी रात को साधु की लाश के लिए नदी किनारे लकड़ियाँ चुराती फिर रही थी। न जाने कैसे आज यह बात उसके दिल में आ गई थी और उसने कह दी, वरना बरसों गुजर गए थे इस बात का उसने जिक्र तक नहीं किया था। और तो और उससे यह भी कभी नहीं पूछा था कि उसने कभी किसी से प्यार भी किया था या नहीं। राकेश के मुंह से इस बात को सुनते ही रजनी की आंखें मसाल की तरह जल उठी। वह थोड़ी दूर पर तलवार पड़ी थी। उसने लपक कर उसे उठा लिया और अपनी पूरी शक्ति से राकेश पर कई वार किए। राकेश एकदम सतर्क हो गया। वह चारपाई से कूदकर एक तरफ खड़ा हो गया। रजनी ने इतनी जोर से तलवार से उस पर वार किया था कि चारपाई के पार्ट भी अलग हो गई। उसने राकेश पर कई वार किए। राकेश को अपनी भूल का एहसास हुआ। वह सोच रहा था कि उसने यह सब कहकर बहुत बड़ी भूल कर दी, मगर अब क्या हो सकता था? तीर कमान से निकल चुका था। एक बार उससे कहा, रजनी होश में आओ, गुस्से को थूक दो। तुम्हें परेशान करने या बेइज्जत करने का मेरा कोई इरादा नहीं था। तुम खुद सोचो, कितने वर्ष हो गए आज तक मैंने इस बारे में कोई जिक्र नहीं किया। मैं आज भी इस बारे में कुछ नहीं कहता। पता नहीं कैसे मेरे दिमाग में बात आ गई और मेरे मुंह से निकल गई। मुझे माफ़ कर दो। रजनी पर राकेश की बातों का कोई असर नहीं हुआ। वह वार पर वार करती रही। रजनी की आंखों में वैसा ही खून उतर आया था जैसे साधु शंकर के दो टुकड़े हुए लाश को देखकर उतरा था। राकेश ने आज वक्त की राख में दबी चिंगारी को हवा दे डाली थी। राकेश को अब लगने लगा था कि रजनी उसे जिंदा नहीं छोड़ेगी। थोड़ी देर बाद रजनी ने खुद अपने आप को मार डाला। राकेश को अपनी भूल पर एहसास हो रहा था। उसे बार बार अपनी गलती पर पश्चाताप हो रहा था। जो होना था वो तो हो गया था, उसका कोई इलाज नहीं था। एक तरह से कहा जा सकता था कि उसका घर बर्बाद हो गया था, जिसका जिम्मेदार वह खुद था। बातों ही बातों में उसकी पत्नी का अंत हो गया था। दोस्तों, राकेश ने उस साधु के साथ उस दशा में देखने के बाद भी अपनी पत्नी को माफ़ कर दिया था, जो कोई भी मर्द
किसी भी हालत में उसे जिंदा नहीं छोड़ता, लेकिन उसने आज भी उसे माफ़ कर दिया था। पर वह नहीं मानी और अपना जीवन समाप्त कर लिया।